आज के इस वीडियो में हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बात करेंगे, जिनका समय है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। प्रारंभिक तुर्क शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हैं इल्तुतमिश, जिन पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निबंधात्मक श्रेणी में पूछा जाता है वह है, क्या इल्तुतमिश दिल्ली के वास्तविक संस्थापक थे? दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। इसके अलावा उनके द्वारा प्रारंभ की गई एकता व्यवस्था, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के, तुर्कान चहलगानी, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स पर अक्सर एमसीक्यूज़ और लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था और उसका पिता इलक खां एक कबायली सरदार था, किंतु उसके ईर्ष्यालु भाई ने बचपन में ही उसे बेच दिया और एक के बाद एक कई मालिकों के अधीन रहते हुए अंततः इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीद लिया। क्योंकि इल्तुतमिश योग्य सेनानायक और सक्षम व्यक्ति था, इसलिए वह लगातार प्रमोट होता रहा, उसे प्रमोशंस मिलते रहे। 1200 ईस्वी में जब गौरी ने ग्वालियर को जीता तो इल्तुतमिश को ग्वालियर का अमीर बना दिया गया। 1205 है, गौरी के अंतिम अभियानों के समय इल्तुतमिश ने अदम्य साहस और योग्यता का परिचय दिया, जिससे खुश होकर गौरी ने ऐबक को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त कर दे। ऐबक ने न केवल उसको अपनी दास्ता से मुक्त किया, बल्कि अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ कर दी और उसे बदायूं का गवर्नर बनाया गया। 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई तब लाहौर में आराम शाह को उसका उत्तराधिकारी सुल्तान बना दिया गया। आराम शाह कौन था, इस बारे में समकालीन इतिहासकार मौन है। सिर्फ फुतह उस सलातीन में इसामी आराम शाह को ऐबक का पुत्र बताते हैं, किंतु सामंतों के एक वर्ग ने आराम शाह को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया सुल्तान बनने के लिए। इल्तुतमिश ने लाहौर पर चढ़ाई की, आराम शाह को परास्त किया और स्वयं सुल्तान बन गया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के 26 वर्षीय शासनकाल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला 1210 से 1220 का काल है, जब वह अपने विरोधियों का दमन करता है और दिल्ली सल्तनत को विघटन से बचाता है। दूसरा 1221 से 29 तक, जब मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करता है और अन्य विघटनकारी तत्वों से निपटता है। 1229 से 1236 तक वह अपनी सत्ता को सुदृढ़ करता है और दिल्ली सल्तनत के लिए नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण करता है। इल्तुतमिश के प्रमुख विरोधियों में यल्दौज और कुबाचा का नाम आता है। आप जानते हैं यल्दौज और कुबाचा कौन थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों के बीच बांटा गया। गजनी और मध्य एशिया का भाग यल्दौज को मिला, सिंध मुल्तान का क्षेत्र कुबाचा को मिला और उत्तर भारत का क्षेत्र ऐबक को मिला। जो यल्दौज है वो गजनी का शासक था और गजनी का शासक होने के नाते दिल्ली पर भी अपनी संप्रभुता का दावा करता था। हालांकि ऐबक ने यल्दौज को पराजित कर दिया था, किंतु इल्तुतमिश के सत्ता संभालने के बाद यल्दौज पुनः दिल्ली पर अपना दावा व्यक्त करने लगा। उसने इल्तुतमिश को भेंट स्वरूप ऐसे उपहार भेजे जो किसी संप्रभु शासक द्वारा अपने अधीनस्थ शासक को दिए जाते हैं। इस समय इल्तुतमिश कुतबी और मुइज़्ज़ी सामंतों की शक्ति तोड़ने में व्यस्त था। ये जो कुतबी और मुइज़्ज़ी सामंत थे, ये कुलीन सामंत थे और ये एक दास का सुल्तान बनना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुतबी और मुइज़्ज़ी सुल्तान जो सामंत थे वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे और इसीलिए इल्तुतमिश की सत्ता के लिए एक थ्रेट थे, एक चुनौती थे। इनकी सत्ता को तोड़ने के लिए, शक्ति को कुचलने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा का गठन किया। इस दल में इल्तुतमिश के विश्वास पात्र 40
योग्य अमीरों को शामिल किया गया था। कुतुब मुअज़्ज़िज़ सामंतों को बड़े पदों से वंचित कर दिया गया और उनके स्थान पर इस दल के सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया। इस तरह राज सत्ता पर इल्तुतमिश का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और उसकी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। इसके बाद उसने यल्दौज पर ध्यान दिया और 1215-16 में इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। यल्दौज ने पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि यल्दौज जो था वो ख्वारिज्म के शासक के हाथों पराजित हो गया था और उसे गजनी से निष्कासित होने पर कोई नई जगह चाहिए थी। अतः उसने पंजाब को अपनी सत्ता का केंद्र बनाने की कोशिश की। तराइन के स्थान पर यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ। यल्दौज को हराकर इल्तुतमिश ने पंजाब को हथियाने के उसके प्रयास को विफल कर दिया। यल्दौज को बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। यल्दौज की पराजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्यों? क्योंकि यल्दौज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत और गजनी के संपर्क हमेशा के लिए टूट गए और दिल्ली सल्तनत का विकास एक स्वतंत्र उत्तर भारतीय राज्य के रूप में हुआ, जिसका मध्य एशियाई राजनीति से कोई संबंध नहीं था। ये जो तथ्य है वो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनाने में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐबक दिल्ली सल्तनत को मध्य एशियाई राजनीति से पूर्णतः पृथक नहीं कर पाया था। ये काम इल्तुतमिश ने किया, इसलिए उसका संस्थापक का दावा मजबूत हो जाता है। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुबाचा था। कुबाचा सिंध और मुल्तान का शासक था। ऐबक के समय उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहा, क्योंकि ऐबक ने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किंतु ऐबक के बाद कुबाचा ने पंजाब के क्षेत्र में अतिक्रमण प्रारंभ कर दिया था और लाहौर के आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीत भी लिया था। यल्दौज की हार के बाद इल्तुतमिश ने 1217 में कुबाचा को भी हराया और लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। किंतु सिंध के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति अभी भी बनी रही। अब यल्दौज और कुबाचा को हरा देने के बाद एक नवीन समस्या इल्तुतमिश के लिए उठ खड़ी हुई और इल्तुतमिश ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उस समस्या का सामना किया। मध्य एशिया में इस समय राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा था। महान मंगोल विजेता चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शासक को परास्त किया और ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से बचने के लिए सिंध में प्रवेश कर गया। मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल सेनाएं इस ओर आईं। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता की मांग की, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरनी को प्रत्यक्षतः कोई सहायता नहीं दी। इसका परिणाम ये हुआ कि चंगेज खान इल्तुतमिश से संतुष्ट रहा और उसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया और एक भयंकर संकट आसानी से टल गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत इस समय एक नवजात राज्य थी और शक्तिशाली मंगोल आक्रमण को नहीं झेल पाती। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम का एक अन्य लाभ भी इल्तुतमिश को हुआ। मंगबरनी मंगोल नेता चंगेज खान से बचते हुए सिंध में प्रवेश कर गया था। सिंध में उसने स्थानीय खोखर जनजाति के साथ मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा। और सिंध में इस समय कौन शासक था? इस समय शासक था कुबाचा। परिणामतः मंगबरनी और कुबाचा के बीच संघर्ष आरंभ हो गया और इस संघर्ष में कुबाचा की स्थिति कमजोर पड़ी। जब कुबाचा कमजोर पड़ा तो इसका लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने 1224 में कुबाचा पर चढ़ाई करके उसकी शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया और कुबाचा के जो अधिकृत क्षेत्र थे उनको जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस तरह इल्तुतमिश की सत्ता का विस्तार मकरान तक हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश ने विद्रोही सामंतों पर
विद्रोही शासकों की तरफ ध्यान दिया जो कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता के लिए खतरा बने हुए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कामरूप में बंगाल में हिसामुद्दीन एवाज ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी और वो दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहा था। अतः 1224 में इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ हमला किया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटा उसने वापस विद्रोह प्रारंभ कर दिया। पुनः इल्तुतमिश को कार्यवाही करनी पड़ी, एवाज मारा गया और बंगाल का क्षेत्र सल्तनत के अधीन आ गया। पूर्वी सीमा पर स्थित इस इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद को इस क्षेत्र का शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसने राजपूताना के विद्रोही राजपूत शासकों की ओर ध्यान दिया। उसने पहला सफल अभियान 1221 में कालिंजर के विरुद्ध, 1226 में रणथंभौर के विरुद्ध, 27 में मंदौर के विरुद्ध किया और कई क्षेत्रों को जीता जिनमें अजमेर, थंगीर और नागौर प्रमुख थे। 1231 में उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसका अंतिम अभियान 1233-34 में पुनः कालिंजर के खिलाफ हुआ। इस प्रकार इल्तुतमिश ने राजपूताना के क्षेत्र में भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया और दिल्ली सल्तनत की सीमा को सशक्त बनाया। बाह्य समस्याओं, बाह्य शत्रुओं से दिल्ली को मुक्त कराकर, आंतरिक विद्रोहों से दिल्ली को मुक्त कराकर इल्तुतमिश ने अब दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण की ओर ध्यान दिया। इसके लिए सबसे पहले उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से एक मंसूर या स्वीकृति प्राप्त किया, जिसके द्वारा उसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र अस्तित्व को वैधानिक स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। खलीफा से मंसूर प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश की स्थिति और सुदृढ़ हो गई। सुल्तान के रूप में अब उसकी सत्ता का विरोध संभव नहीं था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्वीकृति द्वारा इल्तुतमिश एवं दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त हुई और ये बात भी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश के दावे को पुख्ता करती है। आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है इक्तेदारी प्रथा का विकास। उसने अपने राज्य को कई छोटे बड़े भूखंडों में विभक्त कर दिया जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इन भूखंडों को संभालने वाला अधिकारी इक्तेदार या मुक्ता कहलाता था। बड़े क्षेत्रों के इक्तेदार प्रांतीय गवर्नर के रूप में काम करते थे जो कानून व्यवस्था की देखरेख, लगान की वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा देने का काम करते थे। छोटे क्षेत्रों के जो इक्तेदार थे वो केवल सैनिक सेवा प्रदान करते थे। दोनों श्रेणियों के इक्तेदारों को वेतन के रूप में अपने इक्ता से वसूल किए गए भू राजस्व या लगान का बड़ा हिस्सा मिलता था। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने और केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किया। इक्तेदारी व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह थी कि इक्तेदारों के ट्रांसफर्स हो सकते थे, जिसके कारण सुल्तान का उन पे मजबूत नियंत्रण बना रहता था, कठोर नियंत्रण बना रहता था और वे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रहते थे। इसके अलावा जिन राजपूत शासकों ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें भी नजराना देने के बदले उनके राज्य लौटा दिए गए थे, जिससे इल्तुतमिश का प्रशासनिक बोझ जो है वो कम हुआ। प्रशासन व्यवस्था के निर्माता के रूप में या नवाचार प्रारंभ करने के क्षेत्र में इल्तुतमिश का नया नवाचार था कि उसने भारत में अरबी प्रथा के आधार पर एक नई मुद्रा प्रणाली लागू की, नया कॉइनेज सिस्टम। उसने तांबे के सिक्के, जिन्हें कि जीतल कहा जाता था,
और चांदी के सिक्के, जिन्हें की टका कहा जाता था, का प्रचलन किया। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में अंकित था और इन सिक्कों का प्रचलन भारत में तुर्कों की सत्ता की सुदृढ़ता की तुर्क सत्ता की मजबूती का प्रतीक था। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में किसी केंद्रीय सेना का प्रमाण नहीं मिलते। उसने शाही अंगरक्षकों या जांदार, अंगरक्षकों को कहा जाता था जांदार, बॉडीगार्ड्स क्या कहलाते थे? जांदार। जादारों का एक दल बनाया और आगे चलकर इसी दल की पृष्ठभूमि पर बलबन ने केंद्रीय सेना का निर्माण किया। इल्तुतमिश केवल एक विजेता और प्रशासक ही नहीं था, बल्कि वो कला और संस्कृति का भी पोषक था। उसके समय में कई विद्वानों, कलाकारों, शिल्पकारों को प्रश्रय मिला दिल्ली में। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज सिराज को संरक्षण मिला, जिसकी रचना क्या थी? तबकाते नासिरी, जो कि भारत में तुर्की शासन के निर्माण और आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है। प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी उसका प्रधानमंत्री था। मध्य एशिया से आने वाले मजदूरों को उसने संरक्षण प्रदान किया और दिल्ली में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद का और इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा और शमसी मदरसा आज भी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि इसकी योजना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य प्रमुख रूप से इल्तुतमिश के समय हुआ। ये मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई है। और कालांतर में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इस मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई गई और आज इसकी कुल ऊंचाई 220 फीट है। 4 मंजिलें इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई और आखिरी मंजिल फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता के विकास में इल्तुतमिश का उल्लेखनीय योगदान है। उसने नवजात दिल्ली सल्तनत को न केवल विघटन से बचाया, बल्कि आंतरिक विद्रोहों से बचाकर उसे एक सुदृढ़ अस्तित्व प्रदान किया और उसके क्षेत्रों का विस्तार किया। उसने मंगोल आक्रमण के भीषण संकट से नवजात दिल्ली को सुरक्षित रखा, जबकि इस समय मध्य एशिया के प्राय सभी शासक मंगोलों के आगे नतमस्तक हो चुके थे। उसने दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उपलब्ध करवाई और उसके लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था का निर्माण किया। ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की संस्थापना का जो काम आरंभ किया गया था, उसे वस्तुतः इल्तुतमिश ने ही पूरा किया। यही कारण है कि वुल्जले हेग और आर.पी. त्रिपाठी जैसे इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना है। इसी के साथ इल्तुतमिश का यह विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में रज़िया सुल्तान और बलबन के बारे में बात होगी। थैंक यू।